अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले इमरान खान की दी हुई कॉल, उसके जवाब में पीटीआई की कल की रैलियां, उस पर बात करेंगे। तो कल इमरान खान की जो बराह रास्त पब्लिक को कॉल थी कि इतवार के रोज़ वो बाहर निकलें और पार्टी के हक में मुजाहरे करें, रैलियां करें। तो कल देखा गया कि ये जो है पूरे मुल्क में कुछ लोग निकले, लेकिन जिस अंदाज से पार्टी लीडर ने कॉल दी है उस हिसाब से लोग नहीं निकले। तो इसे एक नाकाम रैली कहा जाएगा, इस कॉल को नाकामी कहा जाएगा। सवाए मर्दान के और कहीं भी कोई क्राउड नज़र नहीं आया। मर्दान में अच्छी खासी वहाँ रश थी, अच्छे खासे लोग थे, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। कहीं 2 दर्जन, कहीं 100 अफराद जिस तरह लिबर्टी में खड़े थे, कोई मेरे ख्याल में 200 भी लोग नहीं है। और कराची में भी कोई 100-150 लोग थे जिन्होंने पुलिस के साथ पथराव किया और पुलिस पर हमला किया, और फिर पुलिस ने भी जवाबी हमला किया उन पर, और उन पर जो है आंसू गैस और शेलिंग डाली गई और कई अफराद को हिरासत में लिया गया। इस तरह कराची के अलावा लाहौर में भी हुआ, लिबर्टी से भी कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी में भी मुजाहरा हुआ, वहाँ से भी यही सूरत हाल रही। पेशावर में भी जो है गिरफ्तारियाँ हुई, वहाँ भी लोग कम निकले। कोयटा में 100-150 अफराद थे। सबसे ज़्यादा जो हजूम था, वो जो लोग थे वो मर्दान में थे, उसके अलावा कहीं किसी फुटेजेस में नज़र नहीं आए। पीटीआई ने अपने सोशल अकाउंट्स पर पुराने फ़ोटो चला दिए कि लोग देखो कितने निकले, हालांकि वो गर्मियों की फुटेजेस थी। किसी को भी न कोई जैकेट पहनी हुई है, न कोई टोपी पहनी हुई है, न कोई मफलर पहना हुआ है। और एबटाबाद की जैसे ठंड में जहाँ 1 और -1 के दरमियान टेम्परेचर था कल, वहाँ पर वो बगैर कुछ पहने हुए कैसे निकलेंगे। तो ये सारी पुरानी फुटेज चला चला कर अपना काम दिखा रहे थे। लेकिन ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ी एक नाकाम इमरान खान की कॉल हुई है। इमरान खान शायद 1 और 9 मई का रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। कराची 2 करोड़ से ज़ायद अफराद का शहर है। बकौल MQM के वही यहाँ 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। तो उस शहर से सिर्फ 100 अफराद का निकलना अचंभे की बात है, जबकि कौमी असम्बली के 22 हल्के और तकरीबन 40-45 हल्के सूबाई असम्बलियों के हैं। अगर वहाँ के उम्मीदवार ही अगर 10-10 बंदे भी लाते तो भी ये 3-4 हज़ार होते, लेकिन ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। यही बात लाहौर में थी। उम्मीदवार तो हर हल्के में 10-10 खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ रोड पर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं, वहाँ बाहर कोई आने के लिए तैयार नहीं इमरान खान के लिए। तो ये इमरान खान के लिए एक मायूस कुन इज्तिमा थे कल, और मायूस कुन जलसा था, जिसे ज़ाहिर पीटीआई का ये शो है, तो पीटीआई के अपने वेबसाइटों पर इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। बहुत बड़ा है इज्तिमा हो गया है। बस पीटीआई कारकुनों ने अंधी मचाई दी, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो रोज़ कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इससे ज़्यादा लोग कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ जो मुजाहरा करते हैं उसमें होते हैं, जो टायर जलाकर रोड बंद कर देते हैं, रास्ते बंद करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर कराची में आए दिन गैस के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए मुजाहरे होते हैं, उसमें भी लोग ज़्यादा होते हैं। इनके जलसे में तो वो भी लोग नहीं थे। तो ये एक बुरी तरह नाकाम शो था पीटीआई का, जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। उसके अलावा सियासी गहमा गहमी बड़े अपने उरूज पर है। कल पीपल्स पार्टी ने 3 जलसे किए। पहला जलसा उनका बिलावल भुट्टो ने लियाकताबाद में लियाकत बाग रावलपिंडी में किया। दूसरा जलसा आसफ अली जरदारी ने हब में किया, और तीसरा जलसा लियारी में आसफा भुट्टो ने किया। यूं पीपल्स पार्टी तेज़ी से कल इंगेज रही, और जो इनके जलसे थे, आसफ जरदारी वाले जलसे में भी लोग कम ही नज़र आए, लेकिन ज़ाहिर है वो हब का इलाका है, छोटा इलाका है वो, तो वहाँ के लोग हिसाब से लोग थे। उसके अलावा लियारी में आसफा भुट्टो की रैली बहुत अहमियत की हामिल थी, उनकी तकरीर भी अहमियत की हामिल थी। और तीसरा बिलावल भुट्टो का लियाकत बाग में भी जलसा हुआ, लेकिन वहाँ भी लोगों की इतनी रश नज़र नहीं आई। लेकिन कम से कम ये जलसा एक दिन पहले होने वाले PML नून के जलसे से काफ़ी बड़ा था। एक दिन पहले भी शहबाज शरीफ ने यहाँ जलसा किया था, और PML नून के लीडरों पर काफ़ी नाराज़ हुए थे कि जब लोग ही नहीं आ रहे तो फिर तुमने जलसा क्यों किया यहाँ। तो लियाकत बाग रावलपिंडी एक तारीखी अहमियत का हामिल है। ये वही जगह है जहाँ लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था।
یہ وہی جگہ ہے جہاں پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور یہی جگہ ہے جب 74 میں نیشنل عوامی پارٹی تھی اس وقت ولی خان کی، اس پارٹی نے یہاں جلسہ کیا اور اس پر یہاں فائرنگ ہوئی تھی، یہاں بھی کافی کارکن شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیاقت باغ ایک تاریخی جگہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب پہلی بار صدر پاکستان بنے تھے تو انہوں نے اپنا حلف بھی یہاں لیا تھا، لیاقت باغ راولپنڈی میں۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پہلا پاکستانی صدر تھا جس نے ایوان صدر کے بجائے عوام میں جا کر حلف لیا تھا۔ تو اس کے علاوہ کل مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے بڑا زبردست سیالکوٹ میں جو میدان سجایا۔ سیالکوٹ کے حلقے میں خواجہ آصف کا مقابلہ عثمان ڈار کی والدہ سے ہے۔ اس حلقے میں تاہم کل پی ایم ایل نون نے اپنا پورا زور لگا کر ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ ایک اچھا خاصا اور کامیاب جلسہ تھا جسے کم کہنا نامناسب ہے۔ خواجہ آصف نے کافی کھلے دل سے بلال بھٹو پر تنقید کی، مریم نواز نے بھی نام لیے بغیر تنقید کی، تاہم نواز شریف کی تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نواز شریف کی جو ریکارڈ کی سوئی ہے وہیں اٹکی ہوئی ہے، 5 ججوں پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال آج بھی ان کے جلسے ہیں۔ آج نواز شریف لاہور شہر میں ایک دفتر کا افتتاح کریں گے، الیکشنی دفتر کا، اور وہاں ریلی بھی ہوگی، جبکہ بلاول بھٹو خیبر ایجنسی کرم ایجنسی میں آج میدان سجائیں گے، وہاں جلسہ کریں گے۔ اور اب آصفہ بھٹو سندھ کے دیگر شہروں کی طرف نکل پڑی ہیں، اور اب وہ آج سندھ کے ایک اور شہر میں جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تو ابھی انتخابی سرگرمیاں شروع ہوئے، یہ کام چل رہا ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے جا کر کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا بھی لیتے ہیں، وہاں صحافیوں کی ایک اپلیکیشن تھی، یہ بندیال کے دور کی اپلیکیشن تھی، بلکہ سوموٹو خود ہی سپریم کورٹ نے لیا تھا، پھر اسی کیس کو دبا کے بیٹھ گئے۔ اسی کیس کو آج قاضی فائز عیسیٰ نے نکالا، اور صحافیوں کو بھی روسٹر پہ بلایا اور ان سے بھی پوچھا۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ایف آئی اے نے جو صحافیوں کے خلاف نوٹس جاری کیے ہیں کہ سپریم کورٹ کی یا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیوں باتیں کی ہیں، تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حد میں رہ کر تنقید کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مجھ پر تنقید کر رہا ہے، مجھ پر مذاق بنا رہا ہے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن صحافیوں کے خلاف پرچے نہ کاٹیں، صرف ان لوگوں کے خلاف پرچے کاٹیں یا ان کو پکڑیں جو ملک دشمن ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ وہ صحافیوں کی جو سپریم کورٹ میں موجود تنظیم ہے، جو سپریم کورٹ کو کوریج کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو دیکھیں، اور کون کون لوگ ہیں وہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو ان سے صحافیوں سے الگ کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی کارروائی۔ اس کے علاوہ اختر مینگل کو بھی سپریم کورٹ نے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے اختر مینگل کو بلوچستان اسمبلی نے بحال کیا تھا، لیکن پھر ٹربیونل والے چلے گئے تھے اختر مینگل کے خلاف ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرانے، لیکن آج اس کے پیپر جو ہے بحال کر دیے گئے ہیں، اور اب اختر مینگل انتخابات لڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہو گئی ہے پرویز الہی کی۔ پرویز الہی کو جو ایک صوبائی حلقے میں انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی تھی، وہاں ان کا انتخابی نشان گدھے گاڑی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پر بڑا میمز بن رہی ہیں، اور خود پرویز الہی سپریم کورٹ پہنچ گئے کہ مجھے یہ انتخابی نشان کیوں دیا گیا ہے، مجھے انتخابی نشان مور دیا جائے، اس نشان سے میری تہذیب ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح اس پر اس کا نشان چینج ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، پیپر چھپنا شروع ہو گئے ہیں، اور کئی حلقوں کے پیپر جو ہے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں۔ تو اب میرا خیال نہیں ہے کہ انتخابی نشان اب تبدیل کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان کل تصادم ہوا ہے۔ یہ تصادم اچانک نہیں ہوا، ایک دن پہلے بھی پی ٹی آئی اس میں ایم کیو ایم کے کارکنوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور وہ ان کے جھنڈے جلائے تھے، پیپلز پارٹی کے دفتر پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹرل کراچی میں ایم کیو ایم کی جہاں اجارہ داری ہے وہاں کوئی دوسری جماعت نہ آئے، لیکن پیپلز پارٹی نے وہاں اپنے دفتر بنائے، تو انہوں نے ان پر حملہ کیا تھا ایک دن پہلے۔ کل بھی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جھنڈے نہیں لگانے دیے جا رہے تھے، جس پر یہ ان کا جھگڑا ہوا، جو ان کا سیکٹر انچارج تھا، پھر ان کی فائرنگ شروع ہو گئی جس میں وہ مارا گیا۔ تو یوں دیکھا جائے کہ کراچی میں ایک جو جماعت ہے اپنے علاقے میں کسی کو نہیں آنے دے رہی، نو گو ایریا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی کچھ کہے تو پھر شور بچانا شروع کر دیتے ہیں، ان پر فائرنگ کرنا، گالیاں دینا،
उनकी गाड़ियों को जलाना, जिस तरह आज जो इनकी गाड़ियां जलाई गई, पीपल्स पार्टी की जो गाड़ियां खड़ी थी उनके दफ्तर के बाहर, उनको जलाया गया है और फिर उन पर फायरिंग की गई और जवाब में फिर पीपल्स पार्टी वालों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में MQM का एक दहशतगर्द मारा गया है। तो ये सूरत हाल है कराची की। उस पर आज मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए, डॉक्टर आसिम पर इल्ज़ाम लगाए कि ये सारे पीपल्स पार्टी वाले रा के एजेंट हैं, ये रा के एजेंट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल शायद भूल गए हैं कि कुछ महीने पहले तक, जब तक वो MQM में नहीं थे, यही इल्ज़ाम खालिद मकबूल सिद्दीकी पर लगाते थे, आमिर खान पे लगाते कि ये रा के एजेंट हैं, इनकी इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से ये उनको ट्रेनिंग दिला कर ला रहे हैं। इसकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, बयानात मौजूद हैं। इस समय फिर ये वही इल्ज़ाम अब पीपल्स पार्टी पे लगा रहा है। अब कौन सा इसका इल्ज़ाम सच्चा है, कौन सा झूठा है, या कुछ इसके दिमाग को ठंड लग गई है, तब इसकी बैटरी बंद हो गई है, इसकी पुरानी बातें भूल गया है कि कल ये किसको रा का एजेंट कहता था, आज उनके साथ खड़ा है और फिर आज पीपल्स पार्टी वालों को ये रा का एजेंट कह रहा है। तो ये घटिया किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम फ़ौरन, मज़हब परस्ती के इल्ज़ाम पर फ़ौरन पाकिस्तान में लगाए जाते हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये काफर है। इन चीज़ों से इतना करना चाहिए। इंतखाबात लड़े, एक जो है हेल्दी इलेक्शन लड़ा जाए, सेहतमंद माहौल में लड़ा जाए, हर एक को इंतखाबी रैलियाँ निकालने का, इंतखाबी जलसे करने का, कन्वेंसिंग करने का मुकम्मल अख्तियार और हक होना चाहिए। MQM हो या कोई भी जमात, किसी का भी कोई इलाका मखसूस नहीं है। तो ये सूरत हाल है। MQM ने हैदराबाद में भी जलसा किया एक दिन कबल, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। यहाँ लोग ही नहीं थे, खुद MQM वाले लोग उनसे अब नाराज़ हो चुके हैं। MQM का जलसा हैदराबाद में इंतहाई दर्जे का बुरी तरह नाकाम था, लग रहा था ये किसी काउंसलर का जलसा है यहाँ पे। तो ये सूरत हाल MQM की है। हैदराबाद से इस जलसे को देखकर अंदाज़ा लगता है कि हैदराबाद से MQM का जीतना नामुमकिन है। PTI ने अभी तक अपनी वर्कर सनम जावेद का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो मरियम नवाज़ का मुकाबला करेंगी या नहीं। उनको पार्टी टिकट अभी तक नहीं दिया गया है। उसका वजह बड़ी यही है कि वो एक आम कारकुन है और PTI में ज़ाहिर है जो माल देगा उसी को टिकट मिलेगा। तो ये गरीब कारकुन सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए हैं। अगर PTI में दम है तो इस खातून को ज़रूर उसका हक दे, इसे इंतखाब लड़ने दें, ख्वाह वो जीते या हारे। कम से कम PTI के कारकुनों में इसको देखकर एक जोश और वलवला तो होगा कि यार कारकुनों की इज़्ज़त होती है। लेकिन आम कारकुनों, किसी भी पार्टी का हो, PTI का हो, PML नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो, उसको कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती। उसे सिर्फ कुर्बानी का बकरा ही समझा जाता है और कुर्बानी के बकरों को फिर इसी तरह हलाल किया जाता है। उसके अलावा पंजाब में आपने खबर शायद नोटिस नहीं की, या ये खबर दबा के मीडिया पर चल रही है। 1 जनवरी से आज तक, यानी अभी आज 29 जनवरी, 29 दिनों में 300 से ज़ायद बच्चे हलाक हो चुके हैं नमूनिया की बीमारी से। लेकिन कोई टीवी चैनल उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, उसको उछाल नहीं रहा। जिस तरह थर के बच्चों को कहते हैं, वहाँ अगर कोई बच्चा मर जाता है मासूम, तो कहते हैं नहीं, ये थर में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर गया, थर में इतने बच्चे मर गए। बाकायदा एक काउंटडाउन चलाता है पूरा मीडिया। और ये पीपल्स पार्टी मुखालफत और सिंध मुखालफत में इतने आगे निकल जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बच्चे कहाँ भी मरें, अफसोसनाक है, लेकिन कम से कम मीडिया इसको बैलेंस तो करे कि पंजाब में क्यों इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने बच्चों के मरने की वजह क्या है, उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या परेशानियाँ हैं, क्या उनके मुसीबतें हैं, तो इन पर क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा। अब एक जमातों को करें ना, इनको हाईलाइट के PML नून और PTI की पंजाब में गवर्नमेंट रही है पिछले 15 सालों से, वहाँ एक हॉस्पिटल भी नहीं बना पाए जहाँ इन बच्चों का इलाज हो सके। तो ये इस सारी सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है, मीडिया इस पर क्यों खामोश है। उसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। इनको ताल्लुकात को भारत के तरफ से ख़राब करने की कोशिश भी की गई। 2 रोज़ कबल ईरान के इलाके सिस्तान, जो पाकिस्तानी बलोचिस्तान से मुल्का इलाका है, वहाँ पर 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। और ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कोई कौन मुलव्वस है इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। अंदाजे लग रहे हैं इसमें मुय्यना तौर पर BLA भी मुलव्वस हो सकती है, जिस इराक की सपोर्ट है। वहाँ ढूंढ के पाकिस्तानियों को मारा गया है, नाम पूछ कर के भाई कौन हो, पाकिस्तानियों एक लाइन में खड़े हो जाओ।
سارے پاکستانیوں کو بلا تفریق مارا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایران کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو ذرا تھوڑا ٹائٹ کرے۔ اس کے علاوہ یہ ساری اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں ہمیں ایران کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ نہ ہو پائے، ان کے تعلقات دوبارہ بہتر نہ ہو پائیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور مشکلات کا سبب تھا، لیکن آج ایران کے سفیر آ گئے اسلام آباد میں اور انہوں نے پاکستانی کے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعات کو دونوں ممالک مل کر مقابلہ کریں گے اور اس کو نکال پھینکیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس پر مزید تبصرہ کریں گے ان کی مکمل تقریر جو ہے اس کے خدوخال آنے کے بعد، کیا پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، تو اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔